हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश चौहान है और मैं ये ऑडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पर्सनली या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन रिसीव करता हूँ कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, हमको क्या बुक लिस्ट चाहिए, किस तरह हम हर सब्जेक्ट को टारगेट करें जिससे हम एक ही अटैम्प्ट में से निकाल पाएँ। तो मैं उसके लिए अब हर किसी को तो पर्सनली जवाब दे नहीं सकता, तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा और उस ऑडियो को जी ड्राइव में डाल दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया, उसे शेयर करने का सोचा है। इसमें मैं कई सारी ऑडियो फाइल्स डालूंगा। जैसे एक सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी है, उसमें एक सीरीज़ डालनी पड़ेगी मुझे, जिसमें पहली ऑडियो जो ये है जिसमें मैं अभी बोल रहा हूँ, उसमें ये बताऊँगा कि हम क्या बताने वाला हूँ मैं तुमको इसमें, और क्या मैं क्वालिफाइड हूँ तुमको ये बताने के लिए कि तुमको किस तरह पढ़ना चाहिए। और इस पूरी सीरीज में मैं अब तुमको क्या क्या बताऊंगा, ये पूरे कंटेंट जो है वो सब मैं इस वीडियो में मतलब इस ऑडियो में बताऊंगा। फिर ऐसे ऐसे करके ऑडियो बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी क्यों माननी चाहिए। तो देखिए, सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और वो भी बहुत कम टाइम लगा के। ठीक है। आप लोगों ने कई लोगों से स्ट्रेटेजी सुनी होंगी, जो लाइक बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं। एक बड़ा सा सीट पेपर लेके उस पर लिख देते हैं ये सब्जेक्ट 6 घंटे पढ़ लो, ये 2 घंटे, इस तरह से। तो आप एक्चुअली मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढ पाते, तभी सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। समझ रहे बात, मेहनत करने के बाद भी। तो क्योंकि सबसे मेन बात ये है कि जो लोग आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, उनका लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बट उनका बस हो गया है क्लियर ले दे के 4-5 साल में, जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप जल्दी से जल्दी किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, एक स्मार्ट वर्क के साथ, थोड़ा कम टाइम में, तभी तो वो स्ट्रेटेजी हुई। वरना 5 साल मेहनत करके कोई क्लियर कर रहा है, वो क्या स्ट्रेटेजी बताएगा तुमको? मतलब ऐसी बात नहीं, 5 साल मेहनत करके व्यक्ति ये कम पता लगा सकता है कि 5 साल में उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अच्छी स्ट्रेटेजी दे भी सकता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरली मैं देखता रहता हूँ इंस्टा पे, कई सारे लोग हैं, कई सारे एएसओ हैं जो कुछ भी बताते रहते हैं, लाइक लिटरली कुछ भी। 50 डेज स्ट्रेटेजी, 30 दिन बचेंगे एग्जाम में, 30 डेज स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं इस पूरी सीरीज में तुमको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम के अंदर क्लियर किया। ठीक है। तो मैंने तुमको बता ही दिया कि मैं सीजीएल मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बैंकिंग एग्जाम आईबीपीएस पीओ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। मैंने एक ही बैंकिंग एग्जाम दिया, आईबीपीएस पीओ, और मेरा क्वालिफाई हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला मुझे। सीजीएल एग्जाम से मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला। ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा, वो क्वालिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि मैं एक ठीक ठाक क्वालिफाइड हूँ तुमको ये बताने के लिए कि तुमको किस तरह पढ़ना चाहिए। तो इस पूरी सीरीज में मैं पहले तो तुमको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, कि सबसे पहले बताऊंगा मैथ के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए क्या करें, जीके के लिए क्या करें, और रीजनिंग के लिए क्या करें। मतलब इन चारों को किसी भी ऑर्डर में मैं बता दूंगा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया पहले क्या बताऊंगा। ठीक है। तो पहली तो 4 इस तरह की ऑडियो रहेंगी। फिर जो 5वीं ऑडियो है वो रहेगी कि जो टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। और 6वीं जो सबसे लास्ट, जो 6 जो वो रहेगी ऑडियो, वो इस बारे में रहेगी कि जो भी आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि बुक कौन सी पढ़े। वैसे तो मैं बीच में बुक बताते जाऊंगा, लेकिन मैं बुक्स को भी एक एंड में अलग से एक बार, एक इस जो ये 6वीं ऑडियो रहेगी इसमें सारी बुक्स को एक साथ बता दूंगा। और जो भी आपके कुछ एफएक्यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके बारे में भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हम इस ऑडियो करते हैं यहाँ पे एंड। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सब्जेक्ट से। सबसे पहली जो सब्जेक्ट है वो मैं लेना चाहूँगा इंग्लिश। तो देखो, इंग्लिश के लिए मैं तुमको बता दूं कि कई लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है। इंग्लिश में मैंने ठीक ठाक स्कोर किया है उसके बावजूद भी। तो मैं तुमको बताता हूँ मैंने किस तरह, मतलब मुझे लगता है कि एक एसएससी के सीजीएल एग्जाम के एस्पिरेंट को इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस पूरी चीज़ में ये कोशिश करूंगा कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री सोर्सेज बताए जाएँ। ठीक है। अगर कहीं कोई पेड सोर्स की जरूरत होगी मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। तो देखो यार, इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं भाई। तीनों पार्ट में एक तो है ग्रामर का पोर्शन, एक वोकैब का है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है।
ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर के लिए। देखो ग्रामर के लिए ना आपके पास लाइक दो रास्ते हैं जो मैं तुमको बताऊंगा। या तो तुम ऐसा करो कि एक यूट्यूब पे एक रानी मैम की प्लेलिस्ट है, आई थिंक 16 वीडियोज है उसमें, 16 वीडियो, जिसमें एक एक वीडियो में लाइक एक वन शॉट लेक्चर करके उन्होंने एक टॉपिक को खत्म किया हुआ है। जैसे नाउन का एक लेक्चर है, और जो है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, ऐसे एक एक लेक्चर में उन्होंने ख़त्म किया है। एक लेक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए ना, मतलब नरेशन के लिए। फिर एक लेक्चर में लिया है पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस तरह से उन्होंने कुछ 16 के आसपास वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने पूरे ग्रामर पोर्शन को ख़त्म कर दिया है बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ग्रामर खत्म करने का कि आप रानी मैम की प्लेलिस्ट देख लो, उससे नोट्स बना लो जो भी आपको लगता है, तो आपकी ग्रामर में कोई दिक्कत बचेगी ही नहीं, जो मुझे लगता है। पर एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, बुक पढ़ना चाहते हैं, तो यार एक बुक आती है नीतू सिंह की, वॉल्यूम 1 करके, इंग्लिश की। उसमें खैर वोकैब भी दी हुई है, लेकिन मैं वोकैब वाले चैप्टर्स को बता देना। तो जब आप ग्रामर वाले चैप्टर देखोगे तो 15 से 20 चैप्टर हैं, तो मुझे लगता है आप 1 से 2 चैप्टर डेली खत्म कर सकते हो। उठाओ, नाउन उठाया, देखा, उसमें सारे रूल्स देखे, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। हाईलाइट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। जब आप हर रूल को पढ़ोगे, आप देखोगे उसमें ज़्यादातर रूल आपको ऐसे मिलेंगे ग्रामर में जो आपको कुछ और लगता था और असली रूल कुछ और होता है। उसको एक बार प्लीज़ हाईलाइट करें। और हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है, हाईलाइट मतलब पेन से अंडरलाइन कर दें, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आप केवल उन चीज़ों को पढ़ोगे जो आपने हाईलाइट की थी। और हाईलाइट केवल आप उन चीज़ों को करें जो आपको नहीं पता है। जो आपको पता है ऑलरेडी, उनको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं ग्रामर को ख़त्म करने के। वोकैब के लिए मैं आपको बताऊं, वोकैब के लिए भाई तुम इस्तेमाल करो ब्लैक बुक का। तो ऐसा कुछ नहीं कि ब्लैक बुक में कोई जादू है उसमें क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एसएससी वहीं से क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ब्लैक बुक बहुत बड़ी है, उसको कैसे पढ़ा जाए। तो देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि लाइक तुमको ना, जैसे उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, और मतलब ये लाइन से सारी सारी चीज़ें दे रखी हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होता है, जो वोकैब का पार्ट है, हाँ। एक वो होता है होमोनिम्स वगैरह, ये भी काफ़ी आ जाते हैं, उसमें लाइन से दिया हुआ है। तो तुमको ना लाइक तुम पढ़ तो लोगे ही, इसे याद कर लोगे, लेकिन मैं तुमको तरीका बताता हूँ तुमको पढ़ना किस तरह से है। सबसे पहले ना तुम इसमें एक सीरीज होती है, मतलब इंडेक्स में जब देखोगे तुम्हें मिलेगा। इंडेक्स मतलब जो फर्स्ट पेज होता है बुक का, जहाँ पे पूरा लिखा होता है कि इस बुक में क्या क्या है। उसमें तुम देखोगे कि एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये वो वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप इनको कवर करें। ठीक है, जब ये आपके खत्म हो जाए तो आप फिर उस पे आए, जो रिसेंट एग्जाम में पूछे हुए वो भी उसमें लिखे हुए हैं नीचे। तो मतलब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब ये सब कर लें, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं। उसके बाद आप पूरा पूरा पेज पे आए, जैसे आप एंटोनिम, सिनोनिम का एक पूरा वो है टॉपिक, उसमें सारे दिए हुए हैं जो जो जितने भी एसएससी एग्जाम में आज तक आए हैं। इस तरह से मतलब एक प्रोग्रेसिव स्टडी करें। और ये ना सोचे कि आप ब्लैक बुक खत्म ही करके जाओगे तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ते रहो एग्जाम तक, जितने आप याद कर सको कर लो, अच्छा ही होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ना किस तरह से वो बताता हूँ। मान लिया आप टॉप 100 वाले, टॉप 200 वाले ये वाला टॉपिक पहले कर रहे हो, या कोई भी टॉपिक पहले कर रहे हो, आपको पढ़ते जाना है। आप पाओगे कि 50% वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने ऑलरेडी सुने होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत ईजी वर्ड्स भी आते हैं ना एग्जाम में कभी कभी। कभी कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 50% वर्ड तो ईजी ही होते हैं, 50% होते हैं जो थोड़ा डिसाइडिंग होते हैं या टफ होते हैं। तो हमको ये करना है कि जो ईजी वर्ड है, क्योंकि उसमें तो पीवाईक्यू दिए हुए हैं तो ईजी भी रहेंगे, तो वो तुमको पहले से पता होगा उनका मतलब। लेकिन जैसे तुम्हें कोई टफ आए, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, सिंपल वही पेन से अंडरलाइन, पेन लेके ही ब्लैक बुक पढ़नी है भाई। इस तरह पढ़ते जाओ, तुम पाओगे कि तुम पे पेन से अंडरलाइन किया ना, तुम अगली बार चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे, इतना जल्दी हो जाएगा ना कि तुम 25-25 पेज भी बहुत जल्दी कर दोगे। एक पेज में मुश्किल से 4-5 ही रहेंगे जिनको तुमने अंडरलाइन किया होगा, या 5, 10, 15 भी हो सकते हैं, वो पेज पर डिपेंड करता है उसमें कितने वाले मतलब टफ वाले हैं या कैसा है। लेकिन तुमको बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे, केवल तुम्हारा ध्यान उस पर जाएगा जो तुमने अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरह याद करो वो क्या आपको यार। और एक टाइम के बाद मैं बता रहा हूँ, तुम 2-4 बार उसको जब देख लोगे ना, फिर तुम्हें सीधा सीधा रट जाएगा। और जैसे तुम्हें रट जाए ना, तो तुम क्या करो कि तुम देखो कि कुछ तुम्हें बिल्कुल रट चुके हैं, तो तुम, जैसे मैं जो करता था कि अंडरलाइन जो हो चुके हैं उनमें भी कुछ मुझे रट जाते थे 2-4 बार करने पे। तो मैं करता जो मुझे नहीं याद होते, जिनको मैं बार बार गलत याद करता हूँ, उनके ऊपर मैं आई बना देता इंपॉर्टेंट। तो फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बार केवल इंपॉर्टेंट जिन पर आई बना हुआ था आगे उनको देखने लगा। तो इस तरह बहुत जल्दी रिवीजन होने लगा और मैं बहुत जल्दी ब्लैक बुक खत्म करने लगा। इस तरह आप पढ़ो, और बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से पढ़ना है।
कि ये चिंता नहीं करनी कि पूरी बुक खत्म ही करनी है, जितना आप कर सको करो, पर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। टॉप 100 200 वाले जरूर करो सारे के सारे, जो रिसेंट ईयर में आए हुए हैं वो एक सेक्शन होता है उसमें, वो भी पूरा का पूरा जरूर करो। तो ये तुमको जरूर करना है, ठीक है भाई। इस तरह हो गया तुम्हारा वोकैब का काम खत्म। अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक तो आता है पैसेज, जो मुझे लगता है कि तुम बहुत इजी लेवल की घटिया से पैसेज होते हैं। मतलब दोनों एग्जाम, बैंक में हो चाहे एसएससी में, पैसेज ऐसा ही होता है इसमें आंसर तुम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। दिक्कत कहाँ है, मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। तो पैसेज जैसे मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर लोग, तो मैं तो मतलब ऐसा है कि पैसेज तुम सॉल्व कर ही लोगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन तुम्हें दिक्कत आई कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में कि पैसेज दिया होता है, इसकी थीम बताओ, टोन बताओ। तो पता है ये थीम टोन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक बार ना तुम एक रानी मैम का लेक्चर पढ़ा हुआ आई थिंक, उसको यूट्यूब से देख लेना, उसके नोट्स बना लेना कि थीम कैसे निकालते हैं। थीम के कुछ वर्ड बताएंगी वो कि इस तरह का है तो असर्टिव है, ऐसे करके मतलब कुछ वर्ड होते हैं यार, मैं भूल गया हूँ, है ना अब तो। सो एक बार थीम और टोन के ना तुम रानी मैम या किसी के भी यूट्यूब पे डालो, मतलब सिंपल कि हाउ टू फाइंड थीम एंड टोन ऑफ द पैसेज। सो वहाँ पे वीडियो आ जाएगी, रानी मैम की पक्का वीडियो आएगी कोई, या कोई और मैम की भी आ जाए या किसी सर की आ जाए, तो देख लेना। और उसका नोट्स ना जरूर बनाओ भाई। इससे क्या होगा कि थीम और टोन तुमको बहुत इजीली मिल जाएगा। तुम फिर इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे, उसमें यही क्वेश्चन गलत होता है पैसेज में, ठीक है। तो पैसेज का काम खत्म हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो दूसरा पार्ट है वो है PQRS, आई मीन जम्बल्ड सेंटेंसेज। तो होता है एक सेंटेंस के चार टुकड़े कर दिए उनको, मतलब एकदम एक मिस अरेंज तरीके से लिख दिया, उनका अरेंजमेंट खराब कर दिया और तुमसे बोला कि इनको सही से अरेंज कर दो भाई, फिर तुम करोगे। तो ये तो ईजी होता है, एक सेंटेंस के चार टुकड़े आराम से समझ आ जाता है। लेकिन आजकल क्या करने लगे हैं वो, एक चार बड़ी बड़ी लाइन का पैसेज रहेगा, उस पैसेज की लाइन को ऊपर नीचे कर देंगे। अब पता है इतना न्यूट्रल सा पैसेज देते हैं कि थोड़ा सोचना मुश्किल पड़ जाता है कि यार इसमें पहली लाइन कौन सी और दूसरी कौन सी है, ठीक है। उसके लिए भी मैं कहूँगा तुम यूट्यूब पे एक बार चेक करो, कुछ रूल्स हैं। वैसे तो तुम जब इंग्लिश पढ़ोगे ना, जब भी ग्रामर वगैरह के रूल्स पढ़ोगे, तो तुम्हें एक उसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके टॉपिक, तो तुम्हें समझ आएगा कि इस वर्ड के बाद केवल एडजेक्टिव आ सकता है, इसके बाद केवल नाउन आ सकता है, तो तुम डिसाइड कर लोगे बहुत इजीली। लेकिन हाँ कई बार ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रल सेंटेंसेज हो जाते हैं, वो फिर सबके गलत होते हैं, तो मैं इसकी चिंता नहीं करनी। तो हमें केवल उन क्वेश्चंस की चिंता करनी है जो बाकी सबके सही हो रहे हैं और तुम्हारे गलत। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, तुम बस उतना ही कराए ना जितना सबके सही हो रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा अच्छी रैंक के साथ। क्योंकि सब लोग वो नहीं करके आ रहे जो सबके सही हो रहे हैं, तुमको ऐसा करके आना है जो सबके सही हो रहे हैं वो तुम्हारे जरूर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा आराम से अच्छी रैंक आ जाएगी। इस तरह से तुम अगर इंग्लिश को करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें जैसे मैंने कौन कौन सी बुक्स का बताया तुमको, ठीक है। अब मतलब बुक भी तो चाहिए तुमको। एक तो मैंने तुमको बताया कि तुम ग्रामर के लिए वो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेन टू पैरामाउंट आई थिंक, मतलब सॉरी प्लेन टू पैरामाउंट नहीं, या जो भी है, वॉल्यूम 1 करके एक बुक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम ग्रामर के लिए। या रानी मैम का लेक्चर देख सकते हो, मैंने बताया। तो एक बुक तो ये बताई मैंने तुमको, एक ब्लैक बुक के बारे में बता दिया मैंने तुमको। तीसरा जो मैं तुम्हें बोलूंगा, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके आती है। जो एरर वाले क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, रूल्स भी दिए हुए हैं। तुम एक बार जब ये सब कर लो ना तो प्रैक्टिस करनी हो तुमको, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर करके एक बुक आती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ये करके एक बुक है, उसको तुम जरूर पढ़ो। उसमें जो वो सारी गलतियाँ होती हैं जो हम जनरली करते हैं इंग्लिश में, जिन जिन सेंटेंस में एरर हमको फाइंड करना होता है, उसमें सारी कॉमन एरर दी हुई हैं। तो बहुत हेल्पफुल बुक है यार सच में, फिर तुम्हारी मतलब गलती का स्कोप बिल्कुल 0% बचेगा अगर तुम इस बुक को भी कर लेते हो। तो ये हो गया तुम्हारा भाई इंग्लिश का। और हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए बुक बताऊं, एक नियॉन पब्लिकेशन की बुक है जो पैसेज देती है, PQRS भी देती है, जो जंबल्ड सेंटेंस वाले क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। PYQ है वो सारे, या आई थिंक खुद से बना के देती हैं, पर अच्छी बुक है। 2 बुक तुम मंगा सकते हो अगर प्रैक्टिस करना है तुम्हें, पैसेज का और जंबल्ड सेंटेंसेस का, तो ये बुक भी तुम मंगवा सकते हो। तो भाई ये हो गया इंग्लिश का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें मैं बात करूंगा रीजनिंग की। ये सब्जेक्ट सही में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट की दिक्कत ये है कि सब लोगों को लगता है कि उनको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि एसएससी में तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी इजी होते हैं। तो खासकर जो बैंक वगैरह के एस्पिरेंट होते हैं ना, उनको लगता है कि अरे मैं तो इतनी टफ रीजनिंग करके आया हूँ, मेरे को क्या, मेरा क्या बिगाड़ लेगी एसएससी की रीजनिंग। लेकिन एसएससी की रीजनिंग की दिक्कत ये है कि वो बहुत ईजी होती है। तो इसमें सब लोग अच्छा स्कोर कर ही रहे होते हैं एक लेवल तक, लेकिन कुछ 2 4 क्वेश्चन होते हैं टफ। लेकिन सही बता रहा हूँ, तुमको अगर टॉप करना, अच्छी रैंक चाहिए, तो उन 2 4 क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। हमें रीजनिंग में 95% मार्क्स चाहिए ही हर हाल में, 95 से 100%। उसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, रीजनिंग को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो।
क्योंकि सीरियस तो लेना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि मेंस में भी रीजनिंग आती है अब तो, पहले तो ऐसा था कि केवल प्री तक ही थी। तो तुम्हें क्या करना है भाई, इसकी सिंपल स्ट्रेटेजी है मेरे पास, मतलब बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल फ्री। तो मैं बताऊँ, तो मैं ना मतलब यूट्यूब पे चेक करना है एसएससी सीजीएल रीजनिंग सिलेबस, ऐसे करके लिखो। कई सारे टॉप टीचर्स की वीडियो आ जाएंगी, शुभम आरवी वाले जो सर हैं या किसी की भी, ये तुम्हें पूरा सिलेबस बताएंगे। रीजनिंग में ये टॉपिक्स हैं, प्री मेंस के मिला के सारे टॉपिक्स तुम उनको अपने कॉपी में नोट करो। फर्स्ट पेज पर रीजनिंग की कॉपी बनाओ, उसके फर्स्ट पेज पे सारे टॉपिक्स को नोट कर लो लाइन से। ठीक है, कोई टॉपिक छूटे ना पाए। और मैं कह रहा हूँ कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी होता है, हम सोचते हैं कि 3-4 साल से कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पूछा तो कैलेंडर का कंसेप्ट में क्यों पढ़ के जाऊँ। पाओगे कि तुम्हारे पेपर में वही रखा मिल गया। सो बेसिकली ये है कि तुम्हें गलत नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तुम पहले तो पूरा का पूरा सिलेबस रख लो, मतलब लिख लिया भाई तुमने टॉपिक वाइज, है ना। अब हर टॉपिक को, चाहे इजी से इजी टॉपिक क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ इजी से इजी टॉपिक, तुमको लगेगा कि अरे ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ पहले, नहीं। तुम इजी से इजी टॉपिक हो उसको लिखो। मान लीजिए जैसे कोई टॉपिक है, क्या बोलूँ, जैसे मान लिया कैलेंडर, तुम लिखा कैलेंडर एसएससी सीजीएल, ऐसे करके तुम लिख दो यार कुछ भी। जो भी टॉप 2-3 वीडियो आ रही है ना, प्लीज़ उनको देखो। उसमें तुम्हें कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो तुमको नहीं पता। कई सारे ऐसे तरीके मिलेंगे क्वेश्चंस को जिससे तुम जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में जल्दी सॉल्व करने का बहुत इशू है। सॉल्व तो तुम सारा ही कुछ कर दोगे अगर तुम्हें इनफ टाइम दिया जाए, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है हमें सारे क्वेश्चंस को, जिससे हमारे मार्क्स 100% आए। इसलिए तुम हर टॉपिक को लिखोगे, टॉप 2-3 वीडियो जो आएंगी उनको देखोगे, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी तरीका ऐसा मिलता है जो तुम्हें नहीं पता, उसे नोट करोगे। बस तुम्हारा काम हो गया ख़त्म। तुम्हें सारे टॉपिक्स का ऐसे ही पढ़ लेना है, जो भी 25 के आसपास टॉपिक होंगे रीजनिंग में गिने चुने। फिर बस, फिर तुम्हें कोई पीवाई की बुक लेके आनी, जिसमें रीजनिंग के पुराने सारे क्वेश्चन हो। तो एक टीसीएस पीवाई करके आती है, ब्लू कलर की बुक, आई थिंक पिनेकल पब्लिकेशन की है। गजब की यार वो। उसमें हर जो टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज पीवाई को दिए हुए हैं, तो सॉल्व करो तुम। तो कुछ टॉपिक जो तुम्हें पहले इजी लगते थे, अब तुम्हें उनके नए तरीके आ चुके होंगे, तो तुम्हारे लिए वो और भी इजी हो गया, तो भले ही तुम उनको छोड़ भी सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक तुम्हें पहले भी टफ लगते हैं अब भी, उनको तुम लगातार प्रैक्टिस चालू रखो भाई। खासकर लॉजिकल रीजनिंग के बैंक के एस्पिरेंट ये सोचते हैं हमने तो बहुत खतरनाक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन किए हैं, यहाँ तो कर ही देंगे। पर एसएससी में दिक्कत है, वो क्वेश्चन इतना, मतलब इतना बेकार सा क्वेश्चन आएगा, तुम कहोगे इतना छोटा, लेकिन इतना टफ हो जाता है ना उसे, उसका सही आंसर देना। तो मतलब बहुत न्यूट्रल सा क्वेश्चन देंगे जिसमें सोचना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आर्गुमेंट है, कोई कौन सा एजम्पशन है। ऐसा दिक्कत हो जाती है बहुत ही। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग भाई तुम्हारा इतना ही तुम कर लोगे ना, काम खत्म है रीजनिंग का, ये समझ लो 100% ही स्कोर करोगे। इसलिए रीजनिंग की कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स। तो देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे बैंकिंग एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मैथ है ना, वो 10th क्लास तक की होती है। मतलब ज़्यादातर टॉपिक 8th क्लास तक के होते हैं, कुछ टॉपिक 10th के भी होते हैं। सारे टॉपिक तो नहीं हो सकते 10th के, कुछ होते हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं कि उसमें मोटा मोटी 8 से लेके 8th क्लास तक के टॉपिक हैं, लेकिन वो अच्छी लेवल के क्वेश्चन में बन जाते हैं। तो तुम्हें इसकी तैयारी करनी कैसे है इस मैथमेटिक्स की। तो देखो यार, ऐसे तो मैं तुमको कई सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि तुम ये टीचर से पढ़ लो, वो टीचर से पढ़ लो। यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारे टीचर्स ने फ्री में पूरा का पूरा कोर्स करवा रखा है। तो सबसे बेस्ट फ्री तरीका तो यही है, तुम किसी भी टॉपिक का, मैं तुमको बताऊंगा सबसे बेस्ट कौन से टीचर है, लेकिन किसी भी टीचर का तुम एक बार प्लेलिस्ट देखोगे जब उसमें, यूट्यूब पे सर्च करो एसएससी सीजीएल कंप्लीट मैथ सिलेबस ऐसे करके, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ और देखो, प्लेलिस्ट बहुत सारी पड़ी होंगी। बहुत सारे टीचर्स ने पूरा पूरा सिलेबस करवा रखा है, ठीक है, कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो टीचर तुमको रिकमेंड करूंगा वो होगा, या तो अविनय सर से कर लो यार, ठीक है, या आदित्य रंजन से कर लो। और जो मेरे सबसे फेवरेट है वो है भूतेश सर, E1 कोचिंग सेंटर वाले। तो ये तो हो गया कि तुम्हें अगर फ्री में करना है तो, लेकिन जो मेरी पर्सनल जो सलाह रहेगी तुम लोगों के लिए, कि तुमको ना कोर्स लेना चाहिए मैथमेटिक्स का। ज़्यादा भटकने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सिंपल सा हिसाब किताब है, तुम टीचर्स के क्वेश्चन सोल्व कर लो, क्योंकि आजकल सारे टीचर जो मैथ पढ़ा रहे हैं एसएससी के लिए वो पीवाईक्यू ही सोल्व करवा रहे हैं क्लास में, तो तुम्हें अलग से करने की जरूरत भी नहीं है। तुम बस केवल उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो जो सर ने क्लास में करवाए हैं, मतलब अपने नोट्स के क्वेश्चन ही, और देन यू आर गुड टू गो, ये समझ लो। तो मतलब मैं तुमको बताऊंगा, तुम भूतेश सर का कोर्स लो भाई, और उसमें मेंस वाला कोर्स लो, क्योंकि भूतेश सर वैसे भी इतना बेसिक से ही पढ़ाते हैं कि मेंस वाले में भी वो प्री सब कुछ ही कवर करते हैं जीरो से ही। भूतेश सर का मेंस वाला कोर्स है, तुम 6 महीने के लिए ले लो, और उसमें आई थिंक
मतलब कम ही लेक्चर है, 180 के आसपास लेक्चर मैंने खत्म करवा दिया है। और और बुधेश सर की जो खास बात जो मुझे लगी, क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा है, कि उनके एक बार कोर्स को पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि उनसे बेस्ट तरीके किसी के पास है। मतलब जो भी बेस्ट से बेस्ट तरीके मार्केट में है ना मैथ्स के क्वेश्चन करने के, वो बुधेश सर के कोर्स में जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास ना हो। और बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप के टीचर है, कोई किसी की बुराई नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, बस ये केवल पढ़ाई पे ध्यान। वो उनकी वीडियो मतलब लाइक, कई लोग के होते हैं लाइव कोर्स। सो लाइव कोर्स में क्या है कि वो उन्होंने लाइव में पढ़ाया था, वो रिकॉर्ड हो गया, वो तुमको दे दिया वीओडी बना के। लेकिन भूतेश सर का कोर्स रिकॉर्डेड होता है, लेकिन वो ऐसा रिकॉर्डेड नहीं है कि लाइव हो और उसमें रिकॉर्ड कर दिया, नहीं, वो स्पेशली रिकॉर्डेड क्लास होती है, इसमें वो तुमसे बात कर रहे होते हैं थ्रू कैमरा। तो वो इतनी गजब की क्लास है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा है कि भूतेश सर जैसे या कोई भी टीचर हो, टीचर जो पढ़ाते हैं उसी की सीट देते हैं। तो जैसे भूतेश सर और आदित्य रंजन सर, ये दो का मैं बता रहा हूँ तुमको, दो का सेम ही कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, कि जो वो पढ़ाएंगे वही सीट तुमको देंगे, या बाकी टीचर भी देते होंगे शायद सेम। तो तुम ना जो भाई क्लास में पढ़ लो, जो पीडीएफ तुमको मिली है उस क्लास की, उसमें सेम क्वेश्चन हैं जो क्लास में हैं, उनको 3 बार सॉल्व कर लो। और मैं पक्का बता रहा हूँ, मतलब भूतेश सर की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुमने वो क्वेश्चन 3 बार सॉल्व कर लिए, इवन कोचिंग सेंटर वाला जो उनका ऐप है ना, वहाँ पे पढ़ाते हैं वो, तुम्हारे 100% ही मार्क्स आएंगे उसमें, 99 भी नहीं है कुछ, वो पूरा ही पेपर सॉल्व करके आओगे चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए, ये पक्की बात है भाई। ठीक है। तो उनसे का कोई पूरी तरह पढ़ता है, तो मेरा सलाह तो ये रहेगी भाई कि तुम ना कोर्स लो मैथ के लिए। तो एक तो ये तरीका है कि तुम्हें कोई मैथमेटिक्स का कोर्स लेते हो, और जो क्लास में पढ़ा है उसी की वो सीट दे रखी है, तो उनको तुम सॉल्व करते हो 3 बार, वो जैसा मैंने बोला क्लास के बाद। तो तुम आराम से मतलब बहुत अच्छे नंबर ही लेके आओगे, पक्की बात है। दूसरा फ्री वाला ये तरीका है कि तुम कहीं से भी मैथ का सीजीएल का प्लेलिस्ट देख लो और पीवाई को सॉल्व कर लो, पीवाई की कोई बुक ले लो, वही सेम। पीवाई की मैथ की तो बहुत सारी बुक आती हैं कोई भी मार्केट में, क्योंकि अब ये मत पूछना कौन सी बुक, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं बोल रहा हूँ पीवाई क्यू की बुक है, तो पीवाई क्यू तो सभी सेम लिखेंगे ना, बुक का कवर बदलने से क्या होता है, क्वेश्चन तो अंदर सेम ही मिलेंगे। तो भाई तुम ना इस तरह से अगर करोगे तो मैथमेटिक्स में तुम्हारे 100% नंबर ही आएंगे। बाकी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी तुम भूतेश सर का इवन कोचिंग सेंटर का मेंस वाला कोर्स लो उनका, वो प्री व्री सब कवर हो जाएगा उसी में, बहुत छोटा कोर्स होता है मेंस का, इसलिए बोल रहा हूँ, फाउंडेशन थोड़ा बड़ा होता है। सो इतना बहुत है तुम्हारे लिए, तुम क्लास को देखो, 3 बार पीडीएफ सॉल्व करो, और 100% मार्क्स आएंगे ही। मतलब ये गारंटी नहीं 100%, मैं कह रहा हूँ स्कोर भी 100% ही आएगा, 90 आउट ऑफ 90 मेंस में, पक्की बात है ये। प्री में तो ऑफकोर्स 50 लाना बहुत ईजी होता है। ठीक है। तो इस तरह तुम मैथ को भाई कर सकते हो दोनों तरीके से। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो जीएस जीके की करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जनरली एसएससी के एस्पिरेंट, अब क्योंकि उनसे बोल रखा है किसी ने कि ल्यूसेंट पढ़ लो, तो वो सोच रहे हैं ल्यूसेंट पढ़ लूंगा, याद कर लूंगा। ल्यूसेंट बहुत बड़ी है भाई, जिन्होंने ल्यूसेंट खोल के देखा है वो जानते हैं उसमें कितने सारे फैक्ट हैं। तो होता है कि सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम में होगा। ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है जीके के लिए तो कोर्स ही लो, उसमें फ्री पढ़ने की तुम्हें सलाह देता ही नहीं, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहले तुम स्ट्रेटेजी सुनो। तो मैं कोर सब्जेक्ट्स को पहले करना है। लोग क्या सोचते हैं कि जीके में नंबर ऐसे आते हैं कि जो स्टैटिक जीके हम पढ़ लेंगे, टॉप टेम्पल्स कौन से उनके बारे में, टॉप फेस्टिवल, ऐसा कुछ नहीं है। कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग होगी तो अपने आप ही नंबर आएंगे तुम्हारे। कोर सब्जेक्ट 5 हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो 6-7 क्वेश्चन तो अकेले नहीं के हो जाते हैं, 7 के आसपास। फिर बाकी तुम्हारे ये कोर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से आ जाते हैं। तो जिन्होंने अगर अपनी कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रखा है ना, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम इतना कर लो, तुम्हारे टॉप मार्क्स ही रहेंगे, 75 में से आराम से 50+ आ जाएंगे। क्योंकि तुम जब जब कोर सब्जेक्ट को पढ़ोगे, पूरा पूरा सब्जेक्ट पॉलिटी पढ़ा है, तो तुम तो उसमें कई सारी स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हो, मतलब आर्टिकल्स को भी पढ़ रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो। सबसे बेस्ट क्या है इसके लिए, परमार सर का कोर्स लो। एक परमार एसएससी करके एक टीचर है, वो अपने ऐप पे पढ़ाते हैं, उनका कोर्स है भाई, वो बेस्ट कोर्स है, मैं बता रहा हूँ। देख मतलब ऐसा बेस्ट, मतलब ऐसे है कि उन्होंने पूरा पीवाईक्यू ही करवा रखा है, उन्होंने कोर्स इस तरह डिजाइन किया कि उसमें सारे पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं, और बाद में अपने हर लेक्चर के एंड में वो क्वेश्चन करवाते हैं कि इस क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, या मतलब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकते हैं, जो पीवाईक्यू ही होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। जो भी मेरे को इतनी देर सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि पीवाईक्यू क्या होता है, उनको बता दूंगा, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पिछले सालों में आ चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में, या रेलवे के एग्जाम में, या कहीं भी, समझ रहे हो।
सो जीके के लिए तो भाई तुम उनका कोर्स लो और इसी स्ट्रेटेजी के साथ करोगे। पहले तुम कोर सब्जेक्ट खत्म करोगे अपनी, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी को खत्म करोगे, और साइंस को भी, है ना। साइंस को सबसे पहले करना है यार, साइंस सबसे पहले, दूसरे नंबर पर करना तुम पॉलिटी, फिर करना ज्योग्राफी, फिर करना हिस्ट्री, लास्ट में करना इकोनॉमी। इस तरह से तुम करो। और मैं कह रहा हूँ तुम यही करो यार, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। 50% ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए जीएस में, और जीएस में 50% ज़्यादा मार्क्स बहुत बहुत होता है, ठीक है। मेरे 53 आए थे 75 में से मेंस में, तो 50% से भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यही स्ट्रेटेजी है भाई मेरी, मैं कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देता हूँ, फालतू जॉब पे नहीं। क्योंकि एसएससी में तो तुम करंट अफेयर पढ़ोगे तो वो आएगा ही नहीं। तुम 1 साल का पढ़ोगे, वो 2 साल पुराना पूछ लेगा, और बहुत अजीब सा करंट अफेयर पूछते हैं। तो एसएससी के लिए ये सलाह है मेरी, करंट अफेयर वाले सेक्शन को करने के लिए, कि एक भूतेश्वर जो मैंने बताया था मैथ्स वाले, उनका इवन कोचिंग सेंटर करके ऐप है, उसमें वो फ्री में पीडीएफ देते हैं हर मंथ के करंट अफेयर की, ठीक है। और उसमें आई थिंक टॉप 100 क्वेश्चन देते हैं वो मंथली, या कहीं से भी। एक जीवी वेट मूवर करके एक चैनल है, वो भी टॉप 100 मंथली करंट अफेयर देते हैं। 100 टॉप 100 मतलब क्वेश्चन होते हैं 100, तो क्वेश्चन की फॉर्मूले को याद करना भी ईजी है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम 1 साल का मतलब जब मेंस हो रहा है तुम्हारा, प्री के लिए तो करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करना ही मत, ठीक है। मेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेंस से सिलेक्शन होता है ना। तो कर सकते हो तुम कि 10 महीने का, 12 महीने का, एग्जाम से पहले का, मतलब तुम 2-3 महीने तो हटा ही सकते हो। एसएससी एग्जाम मुझे लगता है पहले ही बन जाता होगा शायद, ठीक है। या नहीं बनता होगा, तुम समझ लो जिस दिन से एग्जाम है उससे 1 साल तक का, 12 महीने का, जो ये वो पीडीएफ है ना, जो बहुत सारे चैनल देते हैं टॉप 100 पर मंथ वाले, उससे कर सकते हो तुम। उसमें कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 100 क्वेश्चन पर मंथ कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तुम इजीली कर सकते हो, उनको रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह या तो तुम कर लो, तो वो रहेगा कि तुमने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, और ये 2-4 क्वेश्चन फंस गए तो बस अच्छा हो गया, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जीएस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, पहले कोर सब्जेक्ट खत्म करो अपनी, ठीक है। और जीएस के पीवाईक्यू तो क्या ही देखोगे, इसमें नॉलेज क्या ज़्यादा हुआ है। पर हाँ, सबसे बेस्ट ये है कि तुम किसी ऐसे टीचर से पढ़ लो ना, जिस जो पीवाईक्यू से ही अपना कोर्स बनाया बनाया हुआ है जिसने, जैसे परमार सर का मैंने बताया। वरना कोई पीवाईक्यू की बुक भी ले सकते हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह अगर तुम करोगे तो तुम्हारा जीएस भी बहुत इजीली निपट जाएगा भाई। तो मेरे लिए तो यही है कि तुम परमार का कोर्स लो, 5 सब्जेक्ट को पहले खत्म करो, कोर सब्जेक्ट को, फिर करंट अफेयर टॉप 100-200 वाला फॉर्मेट में खत्म करो 12 महीने का, देन यू आर गुड टू गो। मैं बता रहा हूँ, इतना इनफ है। तो मैं तुमको ये चारों सब्जेक्ट्स में जो भी बताया अभी तक, चलो ये बात आगे नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो ये इस ऑडियो सीरीज की 6वीं ऑडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आपकी आखिरी चीज़ें बच जाती हैं वो क्या है, कंप्यूटर एंड टाइपिंग टेस्ट। एक्चुअली जब आपका मेंस हो जाता है, मतलब जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होता है उसी दिन लास्ट में कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी होता है, इसमें आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज चेक की जाती है। और एक टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट कुछ इस टाइप का होता है कि आपको 15 मिनट के अंदर 2000 बटन दबानी होती हैं, मतलब ऐसा कुछ रैंडम नहीं, जो वो दिया होता है ABCD ऐसे करके ना, मतलब जो वर्ड होंगे, जैसे मान लिया कोई वर्ड है, क्या जैसे वर्ड है मेरा नाम दिनेश, तो उसमें दिनेश में कितने लेटर हैं, DINESH 6 लेटर। तो इस तरह के टोटल 2000 लेटर होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, उनको बांट लो, अगर एवरेज 5 लेटर का भी एक वर्ड हुआ तो कितने हुआ, 400 वर्ड के आसपास। सो इस तरह आपको 2000 लेटर टाइप करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। ये तो टाइपिंग है। और जो वो है कंप्यूटर टेस्ट, उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज आती है। उन दोनों को किस तरह करना है बताता हूँ। देखो, अगर बात करूँ कंप्यूटर वाले टेस्ट की, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सारे टीचर जितनी भी कोचिंग है, सब के सब कंप्यूटर की PDF प्रोवाइड करते हैं। RBE मतलब रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, जो शुभम सर का चैनल है, वो भी अपना PDF बताते हैं। एक RWA है, एक इवन कोचिंग सेंटर वाले, उनकी भी खुद का कंप्यूटर की PDF है। किसी से भी आप पढ़ लो, वो क्वालिफाइंग होता है, उसका मेरिट में मार्क्स नहीं है, मतलब बस आपको पास करना है वो। उससे आपकी कट ऑफ वाले जो मार्क्स है ना फाइनल, उसमें नहीं जोड़े जाएंगे उसके मार्क्स, बस वो पास होगा तो आप टोटल टेस्ट में पास माने जाओगे, वरना उसका और कोई मतलब है नहीं। इसलिए उसको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। पर हाँ, इतना है कि उसको करके जरूर जाना है, क्योंकि कंप्यूटर में फेल हो गए तो आप फिर कितने भी मार्क्स ले आओ, भली कट ऑफ से कितने भी ज़्यादा मार्क्स हैं आपके टोटल, आप फेल ही रहोगे। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कंप्यूटर में फेल हो गए, तो उनके टोटल मार्क्स बहुत ज़्यादा थे।
तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से करके लेना। अराउंड आधे नंबर कर लिया होगे, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर की, मतलब 60, उसमें से आधे मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 30। तो अगर आप 10 क्वेश्चन लाइक भी कराए तो आपका हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन अगर आप ये पीडीएफ किसी की भी पढ़ लोगे, या सारे के सारे जो चैनल हैं उन्होंने कंप्यूटर यूट्यूब पे पढ़ा रखा है फ्री में, भले आरबीई हो, भले आरडब्ल्यू एक चैनल है रोजगार विद अंकित, एक आरबीई है रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, उन्होंने भी कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, हर बार पढ़ाते हैं। तो वो तो बहुत ईजी है, आप कर लोगे। बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट का मैं कहूँगा कि थोड़ा इस पर थोड़ा सिंसियरली ध्यान दो। जिन लोगों ने आज तक कीबोर्ड को नहीं छुआ है उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसमें जो एवरेज स्पीड जो चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट के आसपास तो चाहिए ही। खैर उसमें स्पीड को नहीं देखते, उसमें केवल वर्ड आप टाइप कर दो, 2000 हो जाएगा काम। तो मेरे को भी दिक्कत आई थी, वह दिक्कत तो मेरे को अब भी आती है, मेरी टाइपिंग तो अब भी इतनी फास्ट नहीं है। और बता रहा हूँ अब, हाँ मेरी इतनी है कि जितनी की ज़रूरत पड़ती है। आप भी उतनी ही स्पीड कर लें तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर इसी की बात करें तो किस तरह करनी है आपको, देखो पीसी खोलो अपना, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखो। यूट्यूब पे क्या है, जो हम एक्चुअली जिन लोगों ने कभी टाइपिंग नहीं की मैं बता दूं, मुझे भी तब पता चला जब मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की कि हर उंगली को रखने का एक जगह होती है। वो यूट्यूब पर किसी भी बस सिंपल लिख दो टाइपिंग कोर्स कुछ भी, वो तुमको बता देगा कि उंगलियों को कहाँ रखा जाता है। हर उंगली, हर मतलब जो वर्ड है उसको टच करना है। मान लिया तुमको ओ को दबाना है तो किस उंगली से उसको दबाना है, इस तरह वो एक बार तुमको बता दे। फिर तुम बस यही प्रैक्टिस करते रहो लेटर्स में। बस ध्यान रखना है इसका, जैसा उसने बताया है उसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से दबा रहे हो कुछ भी, वो नहीं, उस तरह लाइक समझो बात को। वो तो बता देगा ओ को इस तरह दबाते हैं, एन पे उंगली ले जानी तो एन को किस उंगली से दबाना है, एस को किस तरह से, डी को किस तरह दबाना है, उसी तरह तुमको दबाना है। शुरू में तुमको याद रखने में दिक्कत होगी, तुम दबाओगे पर, लेकिन कितना भी स्लो स्पीड हो जाए तुम्हें दबाना उसी से। धीरे धीरे जब तुम लिखोगे तुमको आदत हो जाएगी, फिर तुम फास्ट हो जाओगे। फिर तुम्हारी उंगलियों का जो मूवमेंट है मतलब उसमें एक मसल मेमोरी बन जाएगी। फिर तुमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह करना है, मतलब कौन, तो फिर तुम बहुत अपने आप ही फास्ट हो जाओगे। जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है टाइपिंग के लिए, वो सिंपल मेरी तरह कर सकते हैं, मेरे पे भी नहीं था। एक कीबोर्ड लाओ बाजार से खरीद के, और एक कनेक्टर लाओ जो डेटा केबल से तुम्हारे कीबोर्ड को कनेक्ट कर दे तुम्हारे फ़ोन में। बस फ़ोन में भी तुम टाइप कर सकते हो, सीधा नोट पैड खोल के नोट पैड ओपन करो, टाइप कर लो कोई पेज लेके हाथ में। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भाई। तो इस तरह तुम टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट ऑडियो की। तो सबसे लास्ट में हम कुछ अलग बातें करेंगे। देखो ये तुमको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, मैं कह रहा हूँ ये वन ऑफ दी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मतलब वन ऑफ दी बेस्ट। कैसे, मैंने खुद बहुत कम टाइम के अंदर क्लियर किया है। तुम इस तरह पढ़ो, तुम्हारा बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन तुमको बताऊँ इस स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है तुम्हें। देखो सबसे पहले तुम्हें मैथ का सिलेबस करना है, मैथ जल्दी खत्म करो अपनी। सबसे पहले मैथ, दूसरे नंबर पर करो तुम इंग्लिश, तीसरे नंबर पर करो तुम रीजनिंग, और थर्ड नंबर पर करो तुम जीके। इसी सीक्वेंस में करना, और जल्दी से करो। मैथ को 2 महीने के अंदर कर दोगे जिस तरह मैंने बताया, अगर उस तरह करोगे तो ठीक है। और बाद इंग्लिश करोगे, इंग्लिश फिर से हो जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर ही खत्म। उसके बाद करना सीधा रीजनिंग, रीजनिंग भी 15 दिन में कर सकते हो, कुछ नहीं रीजनिंग में तो बता दिया मैंने किस तरह करना है। उसके बाद तुम्हें फिर जीके पे ध्यान देना है। जीके तुम खूब एग्जाम तक पढ़ते रहो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह पढ़ो भाई, इस सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया तुमको। और जो मैं तुमको एक बार मैंने बता दिया, तुम उसमें आंख बंद करके यकीन कर लो। बस तुम पढ़ने पे ध्यान दो, जगह जगह पूछते मत फिरो कि कौन सी स्टडी तुम्हारे लिए काम करेगी, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। समझ रहे हो बात। तो इस तरह से अगर तुम तैयारी करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा भाई, हर हाल में। मैंने मुश्किल से 5-6 महीने तैयारी की, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया बहुत आसानी से, सच बताऊं तुमको, है ना। मुझे तो ये भी नहीं लगा कि मैंने कोई, मतलब 5-6 महीने मैंने भयंकर तैयारी की, लेकिन कितना कम टाइम की। लोग सालों सालों कर रहे हैं, देख रहे हो। तो 5-6 महीने मैंने तैयारी की, हो गया सिलेक्शन। इस तरह तुम तैयारी कर लो भाई, इस तरह तुम करोगे जैसे मैंने बताया, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुक्स का मैंने तुमको कई सारी बुक्स तुमको बताई थी। हर उसके जैसे मैंने मैथ के लिए तो क्या बताया था, कोर्स में तुमको जो सीट देंगे सर, कोई कोर्स वोर्स ले मतलब, तो सीट मिलेगी तुमको, तो वो सीट ही सॉल्व करनी है। मैथ के लिए तो कोई बुक की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर तुम खुद से यूट्यूब से सारी प्लेलिस्ट कर रहे हो तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो, कोई भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना, तो कोई बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। वरना अगर कोर्स है तो तुमको सीट मिलेगी उसमें, मैथ में तो कुछ किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। रीजनिंग के तुमको बता दिए कि ब्लू कलर की पिनाकल की बुक आती है प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू की, टीसीएस के पीवाईक्यू ऐसे करके ब्लू कलर की होती है बुक। तो रीजनिंग में वो है। इंग्लिश के तुमको बता दिया मैंने। ग्रामर बुक से करना है तो नीतू सिंह से कर लो। वोकैब के लिए ब्लैक बुक, और पैसेज को सॉल्व करने के लिए और जंबल सेंटेंस के लिए नियॉन पब्लिकेशन की येलो कलर की बुक। समझ रहे हो बात? ये बुक हो गई। जीके के लिए तुम्हें कोई बुक की जरूरत नहीं है, सीधा कोर्स से करो। मैं मना ही करूँगा कि तुम लीसेंट से करो, और खुद से पढ़ने तो लीसेंट पढ़ लो भाई, बहुत सारी है। उसमें भी सेम तरीके से पढ़ना, कोर सब्जेक्ट खत्म करना, करंट अफेयर जिस तरह होता है उस तरह कर लेना। तो ये तो रही तुम्हारी बुक्स की बात खत्म। बात करते हैं टेस्ट सीरीज का कितना रोल है। देखो, तुम दो टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या तो टेक्स्ट बुक की ले लो, मतलब एक ही ले लो या दो ले लो। टेक्स्ट बुक की और ऑलिव बोर्ड की सबसे बढ़िया है, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। और हर टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आए, अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। रैंक वैंक पे देखो कि तुम्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, पर ज़्यादा डिसऑर्डर नहीं होना। अरे इसमें मेरी इतने अच्छे करने के बाद 10,000 रैंक आ रही है, वैकेंसी तो इतनी है ही नहीं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे उसमें ज़्यादातर लोग फर्जी हैं भाई जो टेस्ट दे रहे हैं, बहुत कम लोग जेन्युइन हैं। असली एग्जाम वो अपने आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। असली एग्जाम में अच्छी रैंक की आएगी तुम्हारी, खासकर ऑलिव बोर्ड का बता रहा हूँ। उसमें तुम्हारी रैंक बहुत बहुत ज़्यादा आती है, उसमें बहुत फर्जी बच्चे भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करनी। तो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर देखो, खुद को, खुद की रैंक को तुम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो और ज़्यादा। तो इन सब कुछ चीज़ों का तुम ध्यान रखोगे, तुम फ्लाइंग कलर के साथ सेलेक्ट होगे भाई, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, जैसे कई लोग हैं कि, मतलब एक ये डाउट भी होता है कि वर्किंग एस्पिरेंट कैसे तैयारी करें, जो पहले से कहीं काम कर रहे हैं वो किस तरह करें। देखो वर्किंग के लिए तो मेरा यही है कि दिन में तुम्हें 4-5 घंटे निकालने पड़ेंगे। वो कैसे? सुबह जल्दी उठो, 2 घंटे सुबह निकालो, शाम को आके 2 घंटे पढ़ो, और 1-1.5 घंटा तुम ऑफिस में ही निकाल सकते हो। कोई ऑफिस में इतना भयंकर काम नहीं होता कि तुम 1-1.5 घंटे ना निकाल पाओ पूरा दिन में, ठीक है भाई। और निकालना सीखो। पीसी में अपने पीडीएफ रख लो, अगर ऑफिस में कोई पढ़ नहीं देता तुमको, अपने कंप्यूटर में पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। अपने नोट्स की पीडीएफ बना लो, पीसी में डाल लो, उसी में देखते रहे पढ़ते रहे। ये सब ट्रिक्स आजमानी पड़ती हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इस तरह तुम तैयारी करोगे, जरूर हो जाएगा सिलेक्शन भाई। तो यही थी मेरी स्ट्रेटेजी तो भाई, आई होप तुम्हारे कुछ समझ आएगी। और हाँ, अब मैंने जितना कुछ बता दिया है, अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है तुम्हारा, वैसे तो मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इसे सुनने के बाद, अगर कोई इसे सुनने के बाद ही अगर कोई मुझसे पूछेगा कोई डाउट, तभी मैं बताऊंगा, वरना मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हर किसी को। तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि वो इसे सुन के आया है कि नहीं? तो हाँ, अगर इसे सुनने के बाद कोई तुम्हारे डाउट बचे तो मेरे को मैसेज करो। उस मैसेज में हम लिखो एप्पल, APPLE, देन एप्पल से आगे अपना डाउट लिखो। एप्पल देख के मैं समझ जाऊंगा तुमने ये स्ट्रेटेजी एंड तक सुन ली है, उसके बाद ही तुम्हारा कोई डाउट एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इसी तरह पढ़ते रहो भाई, इस स्ट्रेटेजी को पालन करो, तुम्हारी अच्छी रैंक आएगी। अब मैं लेता हूँ तुमसे विदा। ये हो गई तुम्हारी CGL की स्ट्रेटेजी। बाय।